कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच श्री विजयपुरम परिसर में आज कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रावधानों पर संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर को गरिमामय बनाने के लिए माननीय न्यायमूर्ति शंपा सरकार, माननीय न्यायमूर्ति अनन्या बंदोपाध्याय, माननीय जिला न्यायाधीश सुधीर कुमार, विधि सचिव एल कुमार, पुलिस अधीक्षक नियति मित्तल, समाज कल्याण निदेशक रविंद्र कुमार, कलकत्ता हाईकोर्ट सर्किट बेंच के रजिस्ट्रार राशिद आलम उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। मिस्टर रविंद्र जी। कलकत्ता हाईकोर्ट सर्किट बेंच के रजिस्ट्रार राशिद आलम ने सभा को संबोधित करते हुए अतिथियों का स्वागत किया और आज के कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डाला, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि ये एक्ट के द्वारा जहां महिला लोग काम करती है, चाहे वो ऑफिस हो, स्कूल हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो ऐसा वातावरण में काम करे जहां भय नहीं हो, जहां उनको यौन उत्पीड़न का शिकार ना होना पड़े। अगर कोई महिला ऐसा शिकार होती है तो उनके लिए क्या क्या रास्ता खुला है जिसको वो इस्तेमाल करके अपना रिड्रेसल कर सकती है और जो दोषी है उसको कैसे सज़ा दिलवा सकती है। और ये कारण से आज हम लोग पॉश एक्ट के ऊपर ये प्रोग्राम रखे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता अंजलि नाग ने यौन उत्पीड़न मामलों से निपटने के लिए उपलब्ध कानूनों की विस्तार से व्याख्या की। आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, किस तरह का गलत काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सबसे पहले आप लोगों को पहचानना है। लॉ आपके सपोर्ट में है। लॉ के बारे में मैं आपको बता दूंगी कि किस किस किस्म से लॉ आया हुआ है और कैसे आपको उससे प्रोटेक्शन मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपके साथ जो इंसिडेंट हो रहा है वो एक्चुअल में सेक्सुअल हरासमेंट है या कुछ और है या उसके लिए कुछ और किया जा रहा है। देखिए, पहले क्या हुआ करता था, ये बहुत आसान हुआ करता था पहचानना कि सेक्सुअल हरासमेंट आपके साथ हुआ है। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, किसी ने आपको टच कर दिया या किसी ने आपसे डायरेक्टली फेवर मांगा। ये कुछ तरीका ऐसा है जो बहुत आसान है आपको पता लगाना कि हाँ आपके साथ में हो रहा है। लेकिन कुछ और एक भी तरीका है जो ये डिफ़िकल्ट कर देता है मालूम करना कि सच में आपके साथ ये हो रहा है। इन द सेंस कि आपको शुरुआत में ऐसा किया जाए, इन द सेंस आपको बोला जाए कि आप गलत हैं, आप सही नहीं, आप काम सही से नहीं कर रहे हैं। मतलब आपको डिग्रेड करना, आपसे कोई ऑफ़र नहीं मांगना, सिर्फ डिग्रेड करते जाना आपको, ताकि आप खुद आके अप्रोच करें और बोले सर आपको क्या चाहिए बताइए, आप मेरे साथ में इस तरह बदतमीज़ी या इस तरह रूड बिहेवियर ना करें। ये अप्रोच एक नया अप्रोच चला हुआ है और मैंने बहुत सुना है, बहुत केसेस कि बहुत लोगों के साथ ये हुआ है जो ये बोलते हैं कि शुरुआत में हमारे साथ में बहुत गुस्सा से पेश आया गया है और उसके बाद में जब हम जाके पूछते हैं कि ये क्यों हमारे साथ हो रहा है, आप मुझे बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसका सॉल्यूशन वो लोग सेक्सुअल फेवर मांग के पूछते हैं। तो ये आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं लॉ के इसमें। आपके साथ अगर कोई इंसिडेंट होता है तो आप ध्यान रखिए, जितनी जल्दी हो सके आप कंप्लेंट लॉन्च करिए। आपका है इंटरनल कमेटी है जिसमें आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, पुलिस में भी जा सकते हैं, आप लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि आप उसको डिले ना करें, क्योंकि लिमिटेशन, अब जो एक्ट के हिसाब से लिमिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लॉज है, कुछ रूलिंग्स है, कुछ डिसीजंस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने बोला है कि आपने काफ़ी डिले करके आप आए हुए हैं, इसलिए आपको रेमेडी नहीं मिल सकता। इसलिए ट्राई योर बेस्ट कि आप अगर कंप्लेंट करते हैं तो 3 मंथ्स के अंदर कंप्लेंट करते हैं। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमेशा ये चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है और ये जो है बाद में उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ बन जाता है। ये फर्स्ट है। सेकेंड है कि जहाँ जहाँ आपका ऑफिस में जो आप पूछ सकते हैं आरटीआई के द्वारा भी या कहीं से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कहाँ पे आपका कैमरा इंस्टॉलेशन होना चाहिए। और ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि कहाँ कहाँ कैमरा इंस्टॉल हुआ है और कहाँ कहाँ होना चाहिए, और जहाँ नहीं हुआ है वहाँ पे क्यों नहीं हुआ है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इससे आप प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ कि जो भी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है वो कभी भी कोई लेडी को डायरेक्टली
जो है मतलब बुलाएगा कैसे? सीधे आपके डेस्क में जाके तो आपको नहीं बोलेगा कि आप कमरे में आ जाइए, नहीं बोलेगा। वो पियोन के द्वारा भिजवाएगा खबर, और यही पियोन बाद में बोलेगा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो इसलिए ये चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि कैमरा का कैसा सेटअप हो, जो क्योंकि ये बराबर फंड सैंक्शन होके कैमरा का इंस्टॉलेशन होता है। इंडिया में ये मैंडेटरी नहीं है, अभी तक लॉ नहीं बना, फॉरेन में है लॉ कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा कैमरा होना चाहिए, ये फॉरेन कंट्रीज़ में हो चुका है, लेकिन इंडिया में अभी तक उसके लिए लॉ नहीं बना है। प्राइवेसी को ध्यान में रखा जाता है और इसलिए जो है शायद पॉसिबली इसका पूरा गाइडलाइंस नहीं बन पाया ना। अब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके बाद में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का ये ड्यूटी है कि वो जितने भी कंप्लेंट्स हैं और जो भी कंप्लेंट्स के ऊपर प्रोसीडिंग्स हुआ है और उसका कैसा डिस्पोजल हुआ है, ये सारा चीज़ जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को उनको बताना होता है, एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फिर जाके स्टेट गवर्नमेंट को बताएंगे। ये एक प्रोसीजर है जो फॉलो होता है ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सके। तो मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगी नहीं आप लोगों को, लेकिन इतना आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो डेफिनेशन पहले हुआ करता था, ये अब बहुत एनलार्ज हो चुका है। जो प्रैक्टिकल चीज़ हम लोग फेस करते हैं, फील करते हैं, वो उस चीज़ को आप लोग भी रिकग्नाइज़ कीजिए और इमीडिएट कंप्लेंट कीजिए। ये मेरा बोलना है। अधिवक्ता बबीता दास ने सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों और पोक्सो एक्ट के प्रावधानों पर प्रकाश डाला। भंवरी देवी वाला केस ज़रूर सुना होगा। शी इज़ अ सोशल वर्कर। वो अपने गांव में सोशल रिफॉर्म लेके आना चाहती थी, जहां में जो नाबालिग बच्चियां थी उनकी जो अर्ली मैरिज होता था, जो ये राजस्थान के गांव का केस है, जहाँ पे बच्चियों का छोटे बच्चों में ही शादी हो जाती थी। तो उनको जब वो रोकने के लिए वो रिफॉर्म लेके आना चाहती थी, तब क्या होता है, उनके साथ बलात्कार होता है, गैंग रेप होता है। तब उसके बाद वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट में आता है। ये है 1997 का बात है, जिसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट डिलीवर किया था, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी एक गाइडलाइंस दिया हुआ था रिगार्डिंग द सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर होता है वर्क प्लेस में, तो क्या क्या आप द एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़, ये सारे वो गाइडलाइंस में दिया हुआ था। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ है कि वो गाइडलाइंस तो दिया हुआ है, मगर बहुत सारे स्टेट्स में वो गाइडलाइंस को नहीं माना जाता था, क्योंकि एक्ट तो तब तक बना हुआ नहीं था। उसके बाद इट टुक 16 ईयर्स, 2013 में ये पॉश एक्ट आया। तो ये जो हमारा जो वुमेन्स राइट का है, ये एक स्ट्रगल जो डिकेड्स हो गया है, जो डिकेड्स से हमारे जो मतलब सालों साल जो स्ट्रगल महिलाओं ने किया, उसके बाद ये 2013 में ये एक्ट आया, जो कि कॉमनली इट इज़ नोन एज पॉश एक्ट। इसका इनिशिएशन वही वो जो गैंग रेप था, भंवरी देवी का केस, जो सोशल वर्कर था, where she was preventing the child marriage, उसके बाद ही ये पॉश एक्ट, उसी का जो स्ट्रगल, उसके बाद विशाखा केस का जो लैंडमार्क जजमेंट में गाइडलाइंस जो वो बहुत सारे स्टेट्स फॉलो नहीं करते थे, अल्टीमेटली इट टुक 16 years टू ब्रिंग दिस एक्ट इन 2013। सो 2013 में वो पॉश एक्ट आया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस यू कैन नॉट से एज अ बिग ऑफिस। वर्क प्लेस एक छोटा जगह भी हो सकता है। आजकल तो एक जो कुछ जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है, इट्स अ व्हाट्सअप, जो हमारा ऑनलाइन वर्क करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, इट्स अ व्हाट्सअप वाला भी कोई प्लेटफॉर्म को वर्क प्लेस माना गया है। जो भी सोशल मीडिया या व्हाट्सएप में जब हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो उसको भी एक एज अ वर्क प्लेस माना गया है। तो ये जो एक्ट है, इसका मेन एम जो है वो है महिलाएं जो जहाँ भी काम करती हैं, वो बिना डर का, बिना ह्यूमिलिएशन और बिना कुछ बायसनेस का, क्योंकि हमें देखा गया है कि हम महिलाओं जो घर पे रहती हैं, उनका थोड़ा सा आत्मविश्वास हमेशा थोड़ा डगमगा जाता है जब वो बाहर की दुनिया देखती है, या वर्क प्लेस में, जहाँ पे बोलते हैं कि इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जहाँ में ख़ास करके हम ज़्यादा देखे हैं कि मेल ही जो है वो सुपीरियर रहते हैं। तो इस वजह से उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं जब वो बाहर काम करने जाती हैं। तब उनके लिए ये एक्ट बनाया गया है
कि वो एक डिग्निटी लेके अपना काम करे, वो अपने आप को एक सेफ समझे। तो इवन अगर वो अपने घर पे भी रहती है या समझिए अपना जो भी घर में, या मायके हो या ससुराल हो, जहाँ भी हो, वहाँ पे भी वो अपना एक सेफ और रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट में वो अपना जो भी अपना लाइफ डील करना है, जिसमें वो एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम हैरेसमेंट हो। जैसे कि अंजलि मैम ने बोला है कि ये जो शुरुआत होता है हैरेसमेंट से, सिंपल एक हैरेसमेंट से शुरू होता है। मे बी इग्नोरिंग भी होता है कि जो एम्प्लॉयर है उसको इग्नोर करता है, या उसको जो टास्क देता है वो छोटा टास्क देता है, बड़ा कुछ एक इम्पॉर्टेंट कुछ असाइनमेंट नहीं देता है, या उसको एक तरह से एक डिग्निफाइड एनवायरनमेंट नहीं देता है। तो आस्ते आस्ते वो एक फेवर्स जो कि सेक्सुअल फेवर्स में आ जाता है कि व्हेन ऑब्वियसली वो आएगी कि भाई मुझे क्यों दिया जा रहा है ऐसा जॉब जो, जबकि मैं इतनी टैलेंटेड हूँ, मुझे क्यों नीचे इतना दिखा रहे हैं सबके सामने, मुझे भी वही उस ओहदे का असाइनमेंट चाहिए। तब वो ऑब्वियसली वो सेक्सुअल फेवर्स में आते हैं। तो अभी हमें देखना है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करें इन ब्रॉड टर्म्स। सेक्सुअल हैरेसमेंट्स इन ब्रॉड टर्म्स, उसमें हम ये बोलेंगे कि फिज़िकल कांटेक्ट एंड एडवांसेस। फिज़िकल कांटेक्ट, जैसे हम भी, हमारे यहाँ तो कभी कोई पॉश एक्ट नहीं होता, हम भी, हमारे यहाँ भी मेल कलीग्स हैं। मेल कलीग्स आप जब टच करते हैं, या अरे चलो भाई, मतलब टच का एक, हम जब बच्चों, हमारे जो बेटियां हैं, छोटे बच्चों को भी हम सिखाते हैं बैड टच गुड टच। इवन वी शुड ऑल्सो नो व्हाट इज बैड टच एंड गुड टच। टच का भी एक सेंस होता है जो हमारा, हम जब मतलब कहीं महिलाएं अपने काम करते हैं तो उनका एटीट्यूड और सबसे हमें पता चल जाता है कि उसका टच जो है वेदर इट्स बैड और गुड। इंटेंशन, जो इंटेंशन होता है वो सही है कि नहीं, वो खुद ही समझ पाएगी। और अगर वो रोकती है कि नहीं भाई मुझसे ऐसे बात नहीं किया, बट रिपीटेड अगर वही तरह का एक्शन वो करे तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में, ऑब्वियसली वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में आ जाएगा। और डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, और मार्किंग करता है सेक्सुअल फेवर्स में, या पोर्नोग्राफी कुछ दिखाता है, पिक्चर्स, जो कोई भी अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल, वो एक सेक्सुअल नेचर को कॉन्स्टिट्यूट करता है। हम किसी से जब बात करते हैं, उनका कुछ भी एक्शन हमें पसंद नहीं है, हम वेलकम नहीं कर पाते हैं, दैट कम्स अंडर अनवेलकम गेस्चर। चाहे वो उसका बातचीत हो दूर से ही, मे बी वो टच ना कर रहा हो, बट उसका जो बातचीत, उसका देखने का ढंग, इट्स ऑल अनवेलकम है। तो हम जब उससे मना करते हैं कि नहीं भाई मुझसे ऐसे तरह का बातचीत मत करिए, बट कंटिन्यूसली इफ द पर्सन कंटिन्यूज विद दैट, उसका जो वर्बल अप्रोच है वैसे ही करता है, तो दैट विल कॉन्स्टिट्यूट ऑब्वियसली विद द सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये एक महिला को खुद को समझना चाहिए कि कौन सा चीज़ हमें पसंद नहीं है, हम उसको अनवेलकम बोल सकते हैं कि भाई मैं इसको पसंद नहीं, ये चीज़ को मैं पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन वो बार बार कंटिन्यू वही काम कर रहा है, वही तरह का बातचीत मुझसे कर रहा है, और मुझे हर दिन का एक कंटिन्यूस एक मेंटल टॉर्चर दे रहा है, तो भी वो एक सेक्सुअल हैरेसमेंट में आ जा रहा है। ये जो पॉश एक्ट है, ये तो एवरी वर्क प्लेस के लिए भी है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। ये एक इवन एक्सटेंड टू डोमेस्टिक वर्कर्स, इनके लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए है, वॉलंटियर्स के लिए है, इंटर्न्स के लिए है, ये सब के लिए है। ये नॉट जस्ट अ वर्क प्लेस में ही हो ऐसे नहीं है, इवन जो डोमेस्टिक वर्कर्स, उनका भी जहाँ पे वो काम करती है उनके साथ हो सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, वो स्टूडेंट्स के लिए भी है। जो वॉलंटियर्स काम करते हैं, उनको अगर कभी कोई प्रॉब्लम ऐसा फेस करना हो उनके जो वर्कर्स के साथ, उनके लिए भी है। जो इंटर्न्स हैं, जो कोई फर्म में जाते हैं या जो इंटर्न्स हैं, उनके लिए भी है। अगर कुछ भी ऐसे उनको सेक्सुअल फेवर्स के लिए दिया जाता है तो वो कंप्लेंट कर सकती हैं।
ये जो वर्क प्लेस किस चीज़ को कवर करता है वो मैं बताती हूँ. इट्स ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फील्ड वर्क, ट्रैवल फॉर वर्क एंड इवन ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट. ये जो वर्क प्लेस का डेफिनेशन जो है, इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू अ बिग ऑफिस, इट कैन कन्फाइंड टू अ स्मॉल स्पेस ऑल्सो. क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में इवन अ व्हाट्सअप, जो मैंने बोला व्हाट्सअप प्लेटफॉर्म भी एक वर्क प्लेस हो गया है, तो उसको भी वर्क प्लेस में ही आप माना जाएगा. तो ये जो वाइड स्कोप है, ये एक प्रोटेक्शन है कि जहाँ भी महिलाएं जो हैं अपने काम, जो भी वर्क रिलेटेड ड्यूटीज़ जो करती हैं, जहाँ भी करती हूँ, जैसे भी करती हूँ, तो वो एक उसको एक सेफ एनवायरनमेंट देने के लिए ये एक्ट बनाया गया है. जैसे कि मैडम ने कहा कि इंटरनल कमिटी है और एक होता है लोकल कमिटी, जो जाहिदा मैडम ज़्यादा अच्छे से बता सकती, बिकॉज शी इज़ अ मेंबर ऑफ लोकल कमिटी. तो दो कमिटी, इंटरनल कमिटी एंड लोकल कमिटी, उसके पास आप कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं. ये दो है जो प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जस्टिस के लिए आप जा सकती हैं महिलाएं. और एक है कि कॉन्फिडेंशियली, अगर कोई महिला कंप्लेंट करती है इंटरनल कंप्लेंट के ऊपर, तो उनका जो कॉन्फिडेंशियल पूरा ये मैटर जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा. और जो इंटरनल कमेटी के जो मेंबर्स हैं, ये अच्छी तरह से देख पाएंगे कि ये जो मैटर है ये सही तरीक़ा से एक कॉन्फिडेंशियल में रहना बहुत ज़रूरी है. और अगर वो जो इंटरनल कमेटी वो देखेंगी कि महिला जो है कंसिलिएशन अगर चाहती है, बातचीत से अगर प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तो वो उनको बोलेंगे कि ठीक है आप बातचीत से कर सकते हैं. जो भी है उनको एक फेयर इंक्वायरी देना है और वो इंक्वायरी 90 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना होगा. और उनको विदिन 10 डेज़ वो एम्प्लॉयर के सामने उसको अपना रिपोर्ट भी फाइल करना है. और जो एम्प्लॉयर है उनको एक्शन लेना है विदिन 60 डेज़ बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स. कभी कभी सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि हरिडली दे फाइल अ रिपोर्ट विदाउट गोइंग इनटू ऑल दोज एविडेंस. तो ये देखना है कि बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई भी कमेटी जो है, कमेटी के मेंबर्स जल्दबाजी में कुछ भी एक फाइंडिंग्स में ना आए. जो भी एविडेंस है उनको सही तरीक़ा से देखें, उनको सुने और उसके बाद कुछ फाइंडिंग्स दिए. क्योंकि इवन कुछ मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि बहुत जल्दबाजी में आके एक फाइंडिंग्स दे दिए, बस लाइक नथिंग वाज डन एंड इट हैज़ फाइंडिंग में कुछ भी नहीं आया, विदाउट गोइंग इनटू एविडेंस, विदाउट नथिंग, बस हियरिंग दे दिए एंड ही केम टू अ फाइंडिंग. तो ऐसे नहीं होना है. आपको एविडेंस भी देखना है, सब कुछ देख के ही आपको फाइंडिंग्स देना. इसीलिए आपको दिया है कि कंडक्ट अ फेयर इंक्वायरी विदिन 90 डेज़. तो टाइम काफ़ी है जिससे आप सब कुछ कवर कर सकते हैं. ये नहीं कि हरिडली यू कम टू अ फाइंडिंग दैट ओके नथिंग हैज़ बीन डन. फिर है कि जो ये हमारा जो जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं, हमें भी देखना है कि हम उन्हें एक सेफ़ एनवायरनमेंट दें. तो वहाँ के लिए यू शुड डिस्प्ले सम पोस्टर्स जो एक्सप्लेन करे कि ये पेनल्टीज़ होगा. अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हुआ है तो ये पेनल्टीज़ होगा आपके ऊपर. एंड द डिटेल्स ऑफ द इंटरनल कमिटी वो भी आपको डिस्प्ले करना होगा कि दीज आर द डिटेल्स ऑफ द इंटरनल कमिटी, सो दैट एवरीबडी लाइक महिलाएं को मालूम हो कि अच्छा ये है इंटरनल कमिटी का जो भी कॉन्टैक्ट नंबर्स और एड्रेस जो भी होगा वो आपको डिस्प्ले करना होगा, ताकि वो डायरेक्टली वहाँ पे कंप्लेंट अपना फाइल कर सके. बिकॉज दैट इज़ मैंडेटरी अंडर सेक्शन 9 की कंप्लेंट आपको फाइल करना है. एक्सेप्शनल केसेस में वर्बल कंप्लेंट, अदरवाइज रिटन कंप्लेंट इज मैंडेट इन द एक्ट कि आपको रिटन कंप्लेंट में ही देना है. फिर आपको अवेयरनेस कैंप, अवेयरनेस प्रोग्राम्स और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स जो आज हम कर रहे हैं वो हमेशा कंडक्ट करना होता है. और आपको जो वो महिलाएं जो पीड़ित महिला हैं उनको भी असिस्ट करना होगा. जब वो कंप्लेंट फाइल करती है हमें उनका मदद भी करना होगा कि भाई आप कंप्लेंट जो फाइल करती है कितने दिन के अंदर करते हैं, उसको बताना होगा, उसको हेल्प करना होगा, उनको असिस्ट करना होगा इन फाइलिंग कंप्लेंट्स.
और जो सेक्सुअल हैरेसमेंट जिसने भी किया है उसका मिसकंडक्ट सर्विस रूल्स में उसको मिसकंडक्ट माना जाएगा, और उनका तो जो भी है रिपीटेड वायलेटर्स जो हैं उनको पेनल्टी भी दिया हुआ है जो एक्ट में दिया गया है। इसमें जो एंटायर प्रोसेस रहता है आपका जब केसेस का, तो इसमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी रहता है। इवन अगर वो जो पीड़ित महिला अगर चाहती है कि वो लीव ले या वो जगह से ट्रांसफ़र ले तो उनको दे सकते हैं, और आईसीज जो इंटरनल कमिटीज़ फाइंडिंग्स में अपील भी कर सकती हैं। तो ये जो प्रोविजंस ये एक्ट में बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है? आम महिलाओं के लिए बनाया गया है, टू एनकरेज देम कि आप सामने आइए बिना डर का, क्योंकि ये जो डर है ये ही सबसे ज़्यादा है कि हम जब डरते हैं तब हम आगे बढ़ नहीं पाते। तो ये एक्ट में इतनी सुविधा दी गई है, इतना राइट्स दिया गया है, जिसकी वजह से आपको बिना डर का आगे बढ़ के जो भी आपके ऊपर हो रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट का केसेस, वो बिना डर का आप आ सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रहेगा। और इवन आप वो जगह से अपना कहीं और तबादला भी ले सकते हैं या आप छुट्टी भी लीव भी ले सकते हैं जब तक आपका वो केस का पूरी तरह से सुनवाई नहीं होता है। यहाँ पे जैसे हमारे कोर्ट में भी है, इंटरनल कमिटी है, बट ऐसे कोई केसेस तो मेरे हिसाब से मेरे सामने तो आए नहीं है अभी तक कोई भी केसेस, तो इसलिए मैं डाटा भी नहीं बोल सकती हूँ कि ऐसे केसेस आए हैं या कोई एग्जाम्पल भी नहीं बोल पा रही हूँ, बिकॉज आई हैव नॉट कम थ्रू एनी ऑफ द केसेस। और हमारे कोर्ट में कभी ऐसा कोई केस आया ही नहीं है, ना स्टाफ का ना लॉयर्स का, किसी के भी तरफ से कोई केस आया नहीं है हमारे सामने, कोई भी कंप्लेंट भी ऐसे नहीं आया है। तो हम कहते हैं कि हमारा जो कोर्ट है सब बहुत सेफ़ है, हम महिलाओं के लिए, हम लेडीज़ के लिए बहुत ही सेफ़ है। हमारा जो बार एसोसिएशन और हमारा जो कोर्ट का जो भी है एनवायरनमेंट बहुत ही सेफ़ है फॉर फीमेल लॉयर्स। तो हम ये चाहेंगे कि जो भी है ये अच्छा। और एक है जो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, आई थिंक इट्स 2022 में केरला हाई कोर्ट का अपहेल्ड किया था, जिसमें है जो एक्ट में बताया गया है कि वी कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ मेल ओनली, बट यहाँ पे हम सेम जेंडर में भी फाइल कर सकते हैं। देयर वाज अ केस लाइक 2 females, but the accused is also female, the complainant is a female। ऐसे नहीं है कि हम मेल के ही अगेंस्ट में फाइल कर सकते हैं, इवन द सेम जेंडर ऑल्सो कैन फाइल। ये सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था केरला हाई कोर्ट का, इट्स 2022 आई बिलीव। तो ऐसे नहीं है कि ओनली अगेंस्ट अ मेल, इट कैन बी ऑफ सेम जेंडर ऑल्सो। तो ये जो कभी अगर होता भी है, अभी तो हमारा इतना हम लोग सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं जिसकी वजह से अवेयरनेस भी आ गया है हम महिलाओं के साथ में कि हमारा क्या राइट्स हैं। तो एक ही डर रहता है सोसाइटी का, एक स्टिग्मा, उसी का ही विक्टिम लोग को एक डर रहता है। अदरवाइज राइट्स तो सब अपने जानते हैं कि क्या राइट्स हैं। अगर हम वो स्टिग्मा, अगर हम वो सोसाइटी का एक स्टिग्मा अटैच नहीं, अगर मैंने कर दिया तो ऐसे हो जाएगा, तो अगर उस चीज़ को उभर के आप सामने आएंगे, बिकॉज़ हमारा जो इंटरनल कमिटी है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल है, तो हम नहीं चाहेंगे कि आप भाई वो स्टिग्मा को लेके आप बैकफुट हो जाए और कभी आए ही ना। क्योंकि आप अगर अपने डर पे काबू रख के सामने आके कंप्लेंट नहीं करते हैं तो आप वो इंसान को बढ़ावा दे रहे हैं, आप वो इंसान को लिबर्टी और ज़्यादा दे रहे हैं कि भाई आप और भी करिए। इग्नोर, हम जैसे बोलते हैं कि ओह इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। इफ़ वी स्टार्ट इग्नोरिंग, दैट मीन्स वी आर गिविंग लिबर्टी, वी आर एनकरेजिंग दैट पर्सन ना, हम और इनकरेज कर रहे हैं कि और भाई और भी करिए आप। तो इसीलिए हमें वहीं स्टॉप कर देना है।
हमें इग्नोर नहीं करना है। हम जब भी अगर देखेंगे, हम महिलाएं काफ़ी मैच्योर्ड हैं, हम जानते हैं कि कौन सा सेक्सुअल फेवर्स है, कौन सा सेक्सुअल हैरेसमेंट में है और कौन एक फ्रेंडली नेचर में है या फ्रेंडली इट्स हमारा टाइप है। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम वो इंसान को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए हम कभी भी ये नहीं करना है कि इग्नोर कर दीजिए या ठीक है ऐसा हो गया है, हम चुप बैठ गए, तो वो इंसान और ज़्यादा बढ़ावा देगा, वो दूसरे को फिर करेगा, वो तीसरे को भी हैरेसमेंट करेगा। इसी वजह से जैसे ही आपको लगे, या तो आप कभी देखें कि कोई महिला के ऊपर ऐसे हो रहा है, तो आप उस महिला को भी असिस्ट करिए कि कंप्लेंट करवाने में। अगर वो नहीं कर पा रही है, अगर उसको, तो उसको थोड़ा काउंसलिंग करिए कि भाई नहीं, ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट बोलते हैं एंड यहाँ पे हमारा है एक्ट, तो आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। तो यही है कि हम लास्ट यही बोलेंगे कि सेफ वर्क प्लेस इज़ नॉट ओनली अ लीगल रिक्वायरमेंट, इट इज़ अ मॉरल एंड प्रोफेशनल नेसेसिटी। लोक अभियोजक जाहिदा बीबी ने सभी महिलाओं से अपील की कि वे उत्पीड़न की शिकायत सबसे पहले दर्ज कराएं और आगे आएं। To discuss on the topic, it's a very important topic, that is POSH Act. It stands for Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, commonly referred as to the POSH Act 2013. Before we dive into the specifics of this act, it is essential to understand the context in which it was enacted or in which it was created. इसकी ज़रूरत क्या थी, ये पॉश एक्ट बनाने की क्या ज़रूरत थी। ऐसे कई जगह है, बहुत सारे केसेस हुए जहाँ पे लोग सामने नहीं आ रहे थे। तब जाके जब विशाखा केस हुआ, जैसे कि बबीता मैडम ने बताया, विशाखा केस होने के बाद जो एक लैंडमार्क जजमेंट है, वो होने के बाद में 2013 में पॉश एक्ट इनैक्ट हुआ। पॉश एक्ट के इनैक्टमेंट के बाद में इसमें बहुत सारा डेफिनेशंस, ये जो जजमेंट हम जब अगर देखेंगे, पॉश एक्ट का जजमेंट बहुत ही ब्यूटीफुली उसको ड्राफ्ट किया गया है, बहुत प्यारा सा लिखा हुआ है। हर एक चीज़, जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, उसमें डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बताया गया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है जिसको जो वायलेट हो रहा है इसमें वुमेन के साथ में वर्क प्लेस में जो भी हैरेसमेंट हो रहा है, कौन कौन सा फंडामेंटल राइट्स उसमें वायलेट हो रहा है, जैसे कि पर्सनल लाइफ और राइट टू डिग्निटी, राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14, 15, 19, 21 ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये सब जो मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारे फंडामेंटल राइट्स इसमें वायलेट हो रहा है। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है, बबीता मैडम ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि कभी भी कोई भी किसी तरह का फिजिकल टच करने का कोशिश कर रहा है या सेक्सुअली कोई कलर्ड रिमार्क शो कर रहा है, अगर किसी तरह का कोई इशारा कर रहा है, वर्बली कुछ बोलता है या तो नॉन वर्बली कुछ करता है, तो ये सारे जो भी एक्ट है ये सब कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर में आता है। अब ये सेक्सुअल हैरेसमेंट होने से इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, लोगों पे क्या इम्पैक्ट होता है, वो जो वुमेन है जो ये सफ़र कर रही है उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ऐसा कोई भी सफ़र करता है तो अपने जॉब में फिर से उसे जाके उसी जगह में काम करना है, लेकिन वो जो मेंटल स्ट्रेस से वो गुजर रही है उसमें उसको बहुत ही दिक्कत होता है कि वही जगह जाए, उसी लोगों को फेस करे, वही जगह में काम करे, तो इसमें वो ठीक से प्रॉपर्ली वो अपने ऑफिस नहीं जा पाती है, वो नॉर्मली ज़्यादा एब्सेंट हो जाती है और उसके बाद वो उसके ऊपर में मेंटली, फिज़िकली हर तरह का स्ट्रेस, हेल्थ रिलेटेड इशू, ये सब कुछ हो जाता है। तो ये एक इम्पैक्ट है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो विक्टिम है उसके ऊपर पड़ता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में क्या पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी पड़ता है। जब एक बहुत अच्छी आपके स्टाफ है, वो स्टाफ बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, लेकिन उसके साथ में जब इस तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसके बाद में वो अपना काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती है,
तो क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्टिविटी पहले जो वो दे रही थी, वो प्रोडक्टिविटी वो नहीं दे पाती है, जिसका वजह से उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाता है। और जो रेपुटेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन, वो भी इफ़ेक्ट करता है। तो ये सब चीज़ है जो एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का विक्टिम है और साथ में ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को ही किसी ना किसी तरह से असर करता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो विशाखा जजमेंट है, विशाखा जजमेंट के बाद में रुपिन दयाल वर्सेस KPS गिल का जजमेंट है। ये जजमेंट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। इसमें एक IAS ऑफिसर है, उनके साथ में एक IPS ऑफिसर उनके साथ में बदतमीज़ी करते हैं। he pats on the posterior part of that IAS officer. So, but she did not keep quiet. She took step. She lodged a complaint against him, and the matter went towards the Supreme Court, till the Supreme Court, Honorable Supreme Court. और Honorable Supreme Court में Supreme Court ने इस accused को conviction दिया है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी किसी तरह का ऐसा इंसिडेंट होता है, तो कभी भी आप चुप ना बैठें, आप सामने आए, अपने बात को आप रखें। आपके पास में बहुत सारा ऑप्शंस है, या तो आप ICC के पास में जा सकते हैं, या तो LCC के पास में, या तो फिर पुलिस स्टेशन। बहुत सारे ऑप्शंस है जहाँ पे लोगों को खासकर औरतों को मदद करने के लिए हमारे सारे एडमिनिस्ट्रेशन और सारे डिपार्टमेंट्स हमेशा तैयार रहते हैं। अब कंप्लेंट कहाँ पे लॉन्च करना चाहिए और कंप्लेंट लॉन्च करने का कितना टाइम होता है, हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू शुड लॉन्च द कंप्लेंट इन अ रिटन फॉर्म। अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, किसी तरह का प्रॉब्लम है, और जो एग्रीव्ड लेडी है उनको किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो उनके रिलेटिव्स भी फाइल कर सकते हैं, उनके फ्रेंड्स भी कर सकते हैं, उनके कोवर्कर्स भी कर सकते हैं, बट शी शुड गिव एन ऑथराइजेशन टू द कंसर्न पर्सन दैट येस यू कैन गो एंड लॉन्च अ कंप्लेंट फॉर मी अगेंस्ट so and so person। ये है, और ये 30 डेज़ के अंदर होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट। अगर ये कंटिन्यूस इंसिडेंट रहा, तो ये कंटिन्यूस इंसिडेंट जिस दिन वो इंसिडेंट ख़त्म होता है, लास्ट इंसिडेंट, उस डेट से वो जो टाइम पीरियड है वो कैलकुलेट किया जाएगा, वहाँ से फिर 3 मंथ्स का टाइम। और जो ICC है, इंटरनल कमिटी, इनके पास भी 3 मंथ्स एक्स्ट्रा टाइम फिर से ग्रांट कर सकते हैं अगर वो जो अग्रीव्ड वुमेन है वो किसी तरह का सेटिस्फैक्ट्री रीज़न बताएगी कि हाँ मुझे डिले क्यों हुआ, ये कंप्लेंट आपके सामने लेकर आने में मुझे डिले क्यों हुआ। तो ऐसा अगर वो रीज़न दे देती है, तो फिर और एक 3 महीना का एक्सटेंशन दे दिया जाता है बाय ICC। और ICC वहाँ पे होता है जहाँ पे कम से कम जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट्स है, जहाँ पे कम से कम 10 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और 10 एम्प्लॉयज़ से कम जहाँ पे है तो वहाँ पे ICC नहीं होता है। तो उनको जो लोकल अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी LCC एक इस्टेब्लिश करते हैं, दैट इज़ लोकल कंप्लेंट कमेटी, उनके पास में जाके कंप्लेंट लॉन्च किया जा सकता है। जैसे ही कंप्लेंट लॉन्च करते हैं ICC के सामने, उसके बाद में ICC ये जो मैटर है उसको 90 डेज़ के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। 90 डेज़ के अंदर डिस्पोज ऑफ करने के बाद एम्प्लॉयर को भेज दिया जाता है, वो जो उनका रिपोर्ट है, रिपोर्ट को भेज दिया जाता है। और ICC का ये भी ड्यूटी है कि जो रिपोर्ट का कॉपी है वो दोनों पार्टी को एक एक कॉपी दिया जाए। और एम्प्लॉयर के पास में जब रिपोर्ट जाता है तो एम्प्लॉयर का ड्यूटी बनता है कि 60 डेज़ के अंदर उनको एक्शन लेना चाहिए। अब एक्शन लेने के बाद में कोई ना कोई एक पार्टी, जो भी पार्टी अग्रीव्ड है उस रिपोर्ट से, जो इंक्वायरी रिपोर्ट है फाइल्ड बाय द ICC, उससे अगर कोई भी अग्रीव्ड है तो दे कैन मूव टुवर्ड्स द एपेलेट अथॉरिटी। तो ये है अबाउट द ICC एंड अबाउट द LCC। यहाँ पे भी LCC है एंड आई एम अ मेंबर ऑफ द LCC। अभी तक यहाँ पे कोई भी केस नहीं हुआ है, फॉर्चुनेटली आई मस्ट से दैट, कि यहाँ पे जो भी LCC है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, लाइक डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए है, जहाँ पे 10 लोगों से ज़्यादा काम नहीं करते हैं लोग। तो ऐसे में अभी तक कोई भी कंप्लेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में आया नहीं है। we all of us are very lucky enough to work in such a very good atmosphere। हम चाहते हैं कि ऐसा एटमॉस्फेयर हर जगह बना रहे हैं। all of us should be safe and secure। हम लोगों को ये भरोसा मिलना चाहिए कि हम जहाँ पे काम करते हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, they are like our brothers and sisters। अगर ऐसा मौका मिलेगा हर जगह, तो that's for sure that there will be a growth in the company, in the department or in the organization।
महिला हेल्पलाइन प्रशासक शांति मुरुगेशन ने यौन उत्पीड़न कानूनों से निपटने के लिए समिति गठन के प्रावधानों पर विस्तार से बताया। प्रिवेंशन, जब हमारे पास में पॉश एक्ट के रिलेटेड के कंप्लेंट है, केसेस है, उसके बारे में नॉलेज होता है तो हम अवेयर करें, ताकि हमारे पास में जो भी वर्कर्स है, वीमेन वर्कर्स हो या मेल वर्कर्स हो, इस रिलेटेड में हमें जागरूकता फैलाइए, ताकि ऐसा एक पॉश एक्ट है करके, ताकि हम सिर्फ वीमेन को ही फोकस करके ना करें, ताकि मेन को फोकस करें, ताकि इस एक्ट के बारे में हमें सफिशिएंट नॉलेज उनके पास में हो, ताकि इसे प्रिवेंट करने के लिए। तो रेड्रेसल मैकेनिज़्म करके देखा जाएंगे तो 3 चीज़ है, एक है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और एक है लोकल कंप्लेंट कमेटी। अभी आपके लिए मैंने आ गया है वो चीज़ को आपने अपलोड करने के लिए सीबॉक्स पोर्टल्स। तो एज ए डिपार्टमेंट आईसीसी, तो सबसे पहले इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूशंस करना होता है, ताकि उसमें लिखा गया कि तो सीनियर मोस्ट फीमेल मेंबर विल बी दी चेयरपर्सन ऑफ द आईसीसी। जो बाकी मेंबर्स हैं आपने ऐसा चूज़ करिए ताकि बैकग्राउंड नॉलेज ऐसा होना चाहिए, ताकि लीगल के एस्पेक्ट्स में नॉलेज हो, ताकि वो और आपको कमेटी एंड जब भी केसेस आ रहा है उसको डील करने के लिए आपको आसानी होगा। ताकि हम अगर सोशल वर्कर्स को भी अगर इन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर इस कमेटी में इंक्लूड करने के लिए ले लेते हैं तो ऐसा होता है, ताकि सोशल वर्कर्स ऐसा, ताकि उनको फील्ड नॉलेज रहेगा, सेक्सुअल से रिलेटेड के केस डीलिंग की नॉलेज रहेगा, तो और वो ज़्यादा इनपुट्स रहेगा। देन उसके अलावा जो एनजीओ सेक्टर्स है, ताकि स्पेसिफिकली इस फील्ड में वीमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड फील्ड में काम किए होंगे, उस कमेटी को अपने कमेटी मेंबर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कमेटी कितने साल के टेन्यूर्स है? 3 इयर्स का टेन्यूर है। अगर एक 3 इयर्स इंटरनल कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन से एक डिपार्टमेंट में हो चुका है तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी तभी करना होता है, ताकि जब ऑल डिपार्टमेंट में इट इज़ अ मैंडेटरी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इट इज़ अ मैंडेटरी एंड प्राइवेट में भी ये आजकल ताकि कंपलसरी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, ताकि कमेटी कॉन्स्टिट्यूशंस होना है। तो मैक्सिमम रिपोर्ट्स अगर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास में अवेलेबल है, काफ़ी डिपार्टमेंट इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूशंस कर चुका है, लेकिन लैकिंग कहाँ पर है? सी बॉक्स में वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के डिटेल्स को अपलोड करने में लैकिंग्स है। तो ये कमेटी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सारे डिपार्टमेंट्स को सर्कुलर गया ताकि वो डिटेल्स को अपलोड करने के लिए। तो हर एक माने डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स अवेलेबल है, ताकि ये डिटेल्स को डिपार्टमेंट बेसिस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अपडेट हुआ कि नहीं है करके मॉनिटर करने के लिए। तो जैसे कि मैंने इंटरनल लोकल कंप्लेंट कमिटीज़ है जहाँ पे 10 और उससे कम एम्प्लॉयज़ है, वहाँ पर लोकल कंप्लेंट कमेटीज़ है। जैसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, हमारे साथ में ये इंसिडेंट हुआ है, तो हमने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को कंप्लेंट दर्ज करें। लेकिन एज ए हाउस मेड है, छोटा पेटी शॉप है जहाँ पे ओनली 2 फीमेल्स एंड 1 मेल्स वर्किंग कर रहा है, उनको पता नहीं होता है कि ताकि ये चीज़ को हम कहाँ तक पहुँचाएँ ताकि अपने सेफ्टी के लिए। तो आप अपने जब भी मैंने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी वेरी फ्रीक्वेंटली एक अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं, ताकि ये ऐसा मैंने प्रोविजंस है इस एक्ट के तहत उसमें डिटेल्स को अपलोड कर सकते हैं करके। अंडमान के अगर डेटास अगर एलसीसी देखा जाएंगे तो सारे तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल है। बस डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि अधिक तक आपने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस हुआ है उस डिटेल्स को आपने फुली अपलोड कर दीजिए। ड्यूटीज़ ऑफ आईसीसी अगर देखा जाएंगे, मेरे प्रीवियस स्पीकर ने हाईलाइट किए थे, अगर इन केस अगर कंप्लेंटेंट अगर मेंटली अगर फिज़िकली अगर इनएबिलिटीज़ है तो ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम्स उनके नेबर्स कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने ये केस को ऑलरेडी उसने अपडेट किया है, उनके नॉलेज में है, कर सकते हैं, उनके कोवर्कर्स कर सकते हैं, फ्रेंड्स कर सकते हैं, रिलेटिव जिसके साथ में मैंने शेयर किया है। अगर मेंटल इश्यूज़ है वो ये कंप्लेंट में कंप्लेंट दर्ज करने के लिए कोपअप कर नहीं पा रहा है तो साइकाट्री के अटेंशंस ले सकते हैं, कि साइकाट्री के असिस्टेंस ले सकते हैं कि ताकि ये कंप्लेंट को ले सकते हैं, लेकिन उनसे एक मैंने लिखित रूप में आपको ले लेने का कि ताकि ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम्स उनको प्रेजेंट करेंगे करके। एंड स्पेसिफिकली इंटरनल कंप्लेंट कमेटी केस के साथ में डील करने के टाइम आप बायस सर्विस नहीं देखेंगे, ताकि दोनों साइड में जो केसेस आपके पास में आए
एंड स्पेसिफिकली विक्टिम को समझना चाहिए ताकि विद इन 90 डेज़ ऑफ ए पीरियड जो इंसिडेंट लास्ट इंसिडेंट हुआ है वो दर्ज करना है, ताकि 90 डेज़ के वो दर्ज नहीं जाता है, क्योंकि ये एक एग्जांपल्स है ताकि एक वीमेन ने एक डिपार्टमेंट से काम किए थे, वो ट्रांसफ़र होके 2 इयर्स हो गया, उनसे पहले मैंने ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट किए थे ताकि उनको नहीं हुआ है, जैसे ही मैंने नहीं हुआ है नहीं दिया है, सुपीरियर कंसीडर नहीं किया है, तो ऐसा टर्न हो गया कि तो वो केस सेक्सुअल हैरेसमेंट में कंप्लेंट हो चुका है। एंड ये एक्ट के तरीके ये भी है कि मैलिशियस या फॉल्स कंप्लेंट भी नहीं करना है, जितने भी एक्ट आ रहा है उसे हम प्रॉपरली राइट वे में यूज़ करें ताकि उसको मिसयूज़ ना करें। जो रेड्रेसल मैकेनिज़म्स है 6 स्टेजेस में चला जाता है। एक है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, कैसे मैंने कमेटी से कैसे ले लेंगे, ताकि एक रिटर्न कंप्लेंट्स लेने का है, ताकि एक एक्नॉलेज कर लेना ताकि उनके साथ में क्या इंसिडेंट हुआ है। जो 6 स्टेजेस ऑफ रेड्रेसल है, एक है रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंटेंट, सेकेंड है प्लानिंग केयरफुली बाय द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, थर्ड है इंटरव्यूज़ ताकि विक्टिम्स एज वेल एज दी ओपोनेंट के साथ में इंटरव्यूज़, देन रीजनिंग एंड एनालाइजिंग ताकि उस केस में क्या क्या मैंने एनालिसिस कर सकते हैं, फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन, फाइंडिंग्स आपने क्या क्या कर सकता है एज ए एविडेंस, लेटर आपके साथ में कंप्लेंट मिल गया है आप और अटेंडेंस रजिस्टर कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं ताकि उनका इन टाइम आउट टाइम इन बिटवीन या लेट हो रहा है ये देख सकते हैं, CCTV का फुटेज एज ए एविडेंस आपने ले सकता है, एंड राइटिंग द रिपोर्ट टू द रिकमेंडेशंस ताकि ये 6 स्टेजेस में आपने कवर कर सकते हैं उसका कंप्लेंट को मैंने हेल्प करने के लिए। तो एज ए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी चेकलिस्ट क्या क्या करना है, एक है ICC कॉन्स्टिट्यूशन एज पर एक्ट, उसमें चेयरमैन एंड मेंबर्स मैंने ऐड हुआ कि नहीं है वो चेक कर लेने का है, एंड IC डिटेल्स कि CBOX पोर्टल में अपलोडेड है कि नहीं है करके। ये अपलोडेड में काफ़ी सारे मैंने डाउट आता है काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स को, ताकि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का डिटेल्स को हम कैसे मैंने CBOX पोर्टल में अपलोड करे हैं। सबसे पहले आप DNO को एक डिटेल्स सबमिशन करना पड़ता है, जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट अलॉन्ग विथ मोबाइल नंबर्स एंड ईमेल ID, ये तीनों चीज़ को आपने डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल है, साउथ अंडमान है तो DC ऑफिस, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान अपने कंसर्न DC ऑफिस एंड निकोबार्स, ये वहाँ पर सबमिशन करने का है। वहाँ से एक सेम डिटेल के साथ में ये 3 चीज़ मेन है ताकि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, मोबाइल नंबर्स एंड द ईमेल ID, ये तीनों चीज़ को रखें ताकि एक लिंक जनरेट होगा। वो लिंक आप जो मैंने दिया गया है मोबाइल ईमेल ID दिया गया है उसमें वो लिंक आ जाएगा। वो जैसे उस लिंक को आपने क्लिक करेंगे उसमें फॉरगॉट पासवर्ड करना है, आप अपने पासवर्ड को उसमें एडिट करने का है। अब जैसा उसमें करेंगे डिस्ट्रिक्ट मैंने पोर्टल में जाके CBOX पोर्टल में IC मैनेजमेंट करके नेविगेशन पार्ट में आपको शो होगा, उसी को क्लिक करके आपके कमेटी डिटेल्स को आपको अपलोड करना है। ये एकदम ही कॉन्फिडेंशियल है, उस चीज़ को और कोई देख नहीं पाएंगे, सिर्फ आपके डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का भी रिक्वायरमेंट है तो उसमें अपडेट कर सकते हैं। एंड CBOX में कंप्लेंट कैसे लॉन्च करते हैं, अब जैसे मैंने CBOX WCD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके अपने वेबसाइट में मैंने सर्च करेंगे तो नेविगेशंस पूरा आएगा, उसमें पूरा डिटेल्स कंप्लेंट लॉन्च करने का है। उसमें छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन जैसे आपके नाम है, आपके आइडेंटिटी है, आपके सर्विस आइडेंटिटी है एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इंसिडेंट, इसको देके आपने सबमिट कर देने का है। तो उसमें सबमिट करने के बाद में एक ID जनरेट हो जाएगा, तो उसमें आपने ईमेल ID दिया गया होगा, तो उस ईमेल ID में सेम मैंने अगेन एक लिंक आ जाएगा, तो उसमें आपको जो मैंने आपके इंसिडेंट हुआ है वो डिटेल को आपको अपलोड करना है। ये एकदम ही मैंने कॉन्फिडेंशियल है, वो चीज़ को कोई मैंने रिव्यू कर नहीं सकते, आपने रिपीटेडली उसको ओपन करके वो पेज को ओपन करके आपने फॉलोअप कर सकते हैं। तो सारे डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि ताकि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के डिटेल्स आपने दर्ज कर लीजिए। थैंक यू फॉर द सेशंस। शिक्षा विभाग की श्वेता किशन ने महिलाओं की गरिमा संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। Before getting into a topic or a subject, I'm very fortunate to say that I belong to a workplace where I feel safe, I feel respected and valued. But I do understand it's not a reality for every woman in every workplace. So it's exactly where we need the awareness on the POSH Act 2013 that needs to be implemented.
the act as a women, as an educator, I stand here to speak about the POSH Act and the laws related to it, which is already explained very clearly. But in a, like many women who step into a workplace, who step into a position or a power, who is in a power or a position, is only get respected, it seems like that. But a woman who is like in a power or in a strength or in a position, he's only needs to be respected? No. The woman who is working in a field, woman who is as a construction worker, deserves the equal respect and equal dignity and equal valued. Now the question is, why should dignity feel something like that has to be protected? Instead, something that needs to be naturally ensured. For that, it's exactly when the POSH Act 2013 was implemented. As a educationist, as a official of education department, I want to highlight that being in the field of education, we not only deal with the textbook or the timetables or the exams result. We also ensure that we build a next generation who has the empathy, who has the humanity, who has the equal respect for each other, as it's a woman or a man. For that, we ensure there is this awareness program on where we teach our staff and student as well, like how the respect to be given to all the gender. Basically, the system that works under this POSH Act, we ensure if there is any issue or a women face any kind of harassment in a workplace, we ensure that there is an internal committee who work with a very dedication fact, and in that they make that it should be confidential and the victim should not be blamed. Like the women, जो भी women है या वर्क प्लेस में जो भी women हमारे अंडर या हमारे ऑफिशियल वर्क में काम करती हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि अगर उन्हें किसी भी तरह का हरासमेंट या किसी भी तरह का इश्यूज़ है तो वो उस पर बात कर सके और हम तक उस चीज़ को पहुंचा सके और हम उस चीज़ को सॉल्व कर सके. The POSH Act deal with the prevention of sexual harassment of women at a workplace, where basically the term comes the sexual harassment. Sexual harassment is not always loud. It's sometimes subtle. It can be comment on the appearance of a woman. It can be unwanted messages to be sent to a woman. It can be unwanted physical touch, which is not welcomed. It can be the way you look to a other person if she is not comfortable. आप कैसे एक woman को देखते हो if she is not comfortable, that is also a harassment. If the activity hurts the dignity of a woman, it is harassment. If the activity feels or create fear among the women, it's harassment. And if it silences your confidence, it's harassment. And to address that, we have a POSH Act which provide you a mechanism to deal with the situations. Basically, I use the term dignity, respect and safety. It's a very strong terminology we use everywhere when we talk about the women. And that doesn't only we expect from the men. It should come from the women as well. अगर आप किसी भी women को या महिलाओं को आप देखते हैं कि if she is getting harassed, it's not that it's only a man behind that. It can be a woman. It can be a word spoken by a woman. We cannot only make a judgment or any statement towards a man. So basically, being a woman, it's our prime responsibility to work towards the dignity and pride and the value the women, those who are working around you. Why this, basically this POSH Act matters, or why the prevention or the awareness on the women's valued important in the school and the institution, education institution, because we have not faced such cases in the school premises or the institution, but somewhere women feel hesitant to come out with the problem and with the issues. उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे when we reach to the court with that issue.
बट लोग तभी कहेंगे जब आप घर के अंदर बंद हो, और लोग तभी कहेंगे जब आपने कोर्ट रीच कर लिया हो. That doesn't should be the stoppage for a woman to come with their problem or issues, or to come up front with their issues. To every woman listening today, your dignity matters, your comfort matters, and your safety matters. If something feels wrong, speak up. If something feels wrong for yourself, speak up. If you see something heading wrong with others, please speak up. The law stands with you, we stand with you. And to all the men listening out there, the act is not against the men, it's for the respect, it's for the safe and supportive environment for the women. The true strength is not in the silence, it's in the working together. So as a women, we are the daughters, we are the professionals, we are the caregivers, we are the leaders, and we're the thinker, but above all, we are the human beings. We don't deserve or require the respect because we are weak. We deserve the respect because we are as equal as a man, and we are heading as equal as a man in society. Let us build in a workplace where fear has no place, silence has no place, only the dignity has the every place for the women. So by ending, I'm just putting my content to an end by saying this: the women at any time should not choose between a workplace or this to feel safe, to feel dignified. She should feel free, she should feel happy, she should feel confident, she should feel bold whenever she enters any of the workplace. माननीय न्यायमूर्ति शंपा सरकार ने सभा को संबोधित करते हुए अधिनियम की अवधारणा को स्पष्ट किया और इसके प्रावधानों की व्याख्या की. The constitution of the LCC was lacking, although the act had come into force in 2013. The act came into force in 2013, although the Supreme Court had framed guidelines in 1997. So it has taken us a long time to come to this situation when we have realized that the women at workplace require to be not only protected, there has to be a shift in the mindset of the workplace and the people who are in the workplace, including the employer, the male colleagues, and everybody, the subordinates to the officer, who is a lady, everybody has to understand the law. The first misconception is that this law is for women. If you ask a male colleague or a male staff to come and attend a session on the POSH Act, he'll say, "Oh, why should we go? It's not for us, it's for the women." And this is a very, very strong misconception which is nurtured by the male counterparts. Please understand the concept prevention. Prevention does not mean that only when the incident happens, somebody comes up with a complaint, then you start the mechanism of redressal. Constitute the ICC, they ask for the complaint, you write, you take evidence and you decide the matter. No, that is not the purpose of this. That is one aspect, the redressal part. Prevention means what? Now, the 37% of the working force are women. So there is a continuous increase in the number of women who are coming to work on a daily basis. So the workplace has to be curated in a way that she feels comfortable, respected, and at ease. What does at ease mean? She can sit next to a colleague, in front of a male colleague, behind a male colleague, and not feel that a man is in front of me. I have to feel I am on my chair, this is my office, and this is my place, this is my area where I dominate. I participate. Shoulder to shoulder, hand in hand with the people who have been working here for years together. That is why the awareness of the male is more important than just asking the women, please rise, if you feel uncomfortable, please come. Of course you will do all that. That is one aspect. And all the previous speakers have really concentrated on this aspect. But what we need to understand is that the male counterparts, the male workers, the kind of support and the kind of
contribution they can have to make this act a success. First and foremost, you have to understand that the male idea of what is right and wrong, what is proper, what is sexual harassment, what is not sexual harassment is no longer existent. Two boys can share a joke which is maybe very easy for them to accept and laugh, but you can't share that joke with your female colleague because she might feel uncomfortable. This is where, because you cannot see anything from the male perspective, from the male idea, what is good, what is bad, what is right, what is wrong. I am just sharing my experiences because the law, the redressal mechanism, everything has been discussed. But as the chairperson of the Internal Complaints Committee of the Calcutta High Court, which also, which has its jurisdiction over the employees of the Port Blair bench as well, I want to share my experiences. First and foremost, the male counterparts have to have that empathy. Suppose a colleague comes and tells you, this boy said this to me. Oh, forget it. Oh, ignore it. No. Hear her out. Give her that empathetic approach. Help her. Tell her to go. If her complaint is found to be incorrect or not proper, the ICC will decide that. But who are you to shrug it off at the first instance and say, no, this is nothing, this is not harassment. You don't know what is harassment because you are a man and you think of harassment from your idea. It is what the woman feels when she is uncomfortable. We have seen, we are all lawyers in the Bar Association, Calcutta Bar Association, we've been lawyers for many years. People used to come by train, lawyers, in t-shirts, they have the uniform. We are sitting in the Bar Association, they're taking off the t-shirt, they're putting on their shirt. I am sitting over there and watching this. This is harassment. The mindset has to change. From that day it was accepted, there was nothing like this, but now things have changed. Women have started to understand what they deserve, what the workplace should give them, and this is harassment. You cannot just take off your shirt in front of a female colleague and put on another shirt and then tuck it in, take off your belt, tuck it in properly and just walk off to court putting your gown. No, it can't be that. Go to the toilet. Where does the woman go? She goes to the toilet if she needs to change. So these are the issues which have to be flagged. And another thing, I don't want to discuss all the Supreme Court judgments, but I can just give you certain important decisions where certain issues have been discussed. In the Vishaka, I don't want to repeat. And why was this need for constituting an ICC? The law was there. How was the law there? We had it in Article 14, right to equality. Article 15, prevention of discrimination on the ground of sex. We had Article 19(1)(g), where a woman has equal right to practice any profession she wants to. Article 21, right to life, means right to live with dignity. Article 42, humane conditions at work. We had the IPC in place for offences against women. Now 354 was also added. Still it was necessary to find out why it was necessary to formulate a law where the woman who feels harassed by her colleague or boss or whoever can get a very, very quick one-door stop mechanism. And within 90 days, she gets that relief. Her issue is discussed, redressed, and done with. Harassment it's very, very broad. All of the speakers have discussed it. I don't want to go into that detail. In the decision in Apparel Export Promotion Council versus A.K. Chopra, the Supreme Court had said that physical contact is not necessary. Even outraging modesty by fear, instigating fear, is also harassment. Section 3 of the Act, Section 2N defines harassment. Section 3 also provides what constitutes harassment. If your employer says, oh, give me some favor, come to me, come out for dinner with me, let's go out for dinner, I'll give you a promotion. That is harassment. If a teacher in college tells you, I'll give you first class, but come to my house, spend some time with me. Maybe you don't have to, sexual favor may not be, but this kind of asking you is also harassment. Suppose you have a boss or a colleague who repeatedly teases you.
and you find it really difficult to go to work. In the morning when you get up, you remember this incident and you say, again I have to go back to work in that place. And then you internalize this situation so deeply that it leads to mental trauma, mental health issues, even suicide. So these are the aspects which we have to understand. And my request to all the male workforce is that please understand how you need to behave at a workplace. You cannot treat, because you are more in number, you cannot treat it as your own domain. It is an equal relationship between your colleagues and each one, and the atmosphere has to be such everybody feels safe, respected, dignified, and can work to give the maximum output. Output suffers when a girl is unhappy at her workplace. The law also takes care of false complaint. This is one of the laws where there is a statutory provision that if the complaint is false, steps can be taken against the woman. So there is a cushion there. The other thing, they have already said that the interns, casual workers, contractual workers, daily rated workers, they are all within the definition of the the person, aggrieved woman will come within all these workplace harassments. If you go through Nisha Priya Bhatia's case, you will find that the workplace has been defined in relation to even what the employment conditions are. Suppose in a bar, the lady or a judge, Justice Bandopadhyay has interns, I have interns. If there is some kind of a harassment to her, we at the ICC in Calcutta will have to take up her case. Interestingly, the Bombay High Court has said that the lawyers will not come within the domain. But our approach has been, if the lawyer sends you a lady lawyer, we can take it up. We take it up, we give a recommendation, because ICC cannot impose punishment. One thing, please be very clear, LCC, ICC, we can only recommend, saying that yes, this has been proved, and we give a reasoned order with the evidence and everything. But the ICC, LCC both have the powers of a civil court with regard to summoning of witnesses, collecting evidence, so that way it is safe. So this first round of, I'm digressing. So if a lawyer gives it to us, we are of the view that we can take it up, because the court is their workplace. The definition of workplace as given under the Act. Even the transport used to come to work is also workplace. Even if you go to 4 or 5 people, lawyers, young lawyers or young colleagues go out to a party, office party, and something happens, that is also workplace. So we have to understand the broad horizon of the Act and how it has been interpreted judicially to make it very encompassing, to give a female worker the protection, the support, and the hand-holding that she needs to prosper in society. This is a very important factor, because sexual harassment of any kind in the workplace is a huge gender injustice. The both are together. Gender justice means the workplace has to be sanitized, where the mind is without fear and the head is held high. That is how a woman comes to work and works at her place. Now there was another decision of Sanjeev Mishra versus Bank of Baroda, where it was said that, these online Zoom meetings and all that, any harassment, anything, any articulation or showing any picture on the platform where in the virtual world is again sexual harassment. ICC, every institution has to have
Now, composition of the ICC. Often it happens that in a particular institution or an organization, there is no senior female employee who can head the ICC, presiding officer. Please don't make that mistake of making a man a presiding officer. It doesn't work. You can, the law provides, you can make a lady of an associate unit of your organization to be the presiding officer. If that is also not there, from your department, any lady can be the presiding officer because it is one department. So please do not make that mistake ever of making, in the absence of a lady, to make somebody, a man, the head. And the law provides that you have to have from the staff and preferably a social worker from outside. An external member is very important. The constitution has to be as per law, because what happens is oftentimes when there are a finding given, it's challenged on technicality, on the procedure, on the constitution. This should not be the case. So we have to follow the law. Every employer has the duty, which is under section 14. It has been stated what are the duties of the employer. Please follow each and every requirement that is there under the law. There has to be a dedicated helpline number. There has to be a dedicated email ID, a box, and all that has to be displayed conspicuously in each of the workplace of the employer. One more important thing, going to LCC, the discussion was there. Who can go to the LCC? Somebody who works in an organization or an unit or a domestic worker where there is no ICC. Because less than 10, there is not an ICC is not required. But another thing, if your employer is the harasser, the ICC you can't go to, you go to the LCC. So that is something you have to keep in mind. Next, now how do we normally function? If a complaint is received, suppose a WhatsApp complaint is received, few lines that this person has done this. It is inadequate, but it has come in the helpline or in the email, then you will tell that person that please file a proper complaint. If you can't understand or fathom or file a complaint the way it should be, written, come to us, we will assist you. The law permits that. Secondly, suppose today a lady outside who was APWD is maybe repairing the road. Somebody comes, rushes to court thinking this is the court, this is where I'll get justice, comes to Anjali madam and says, हमसे ये किया है, वो हमको छुआ है. Then what will madam do? She should not say that तुम APWD के पास जाके बोलो. No, there is this She-Box portal now. Guide her to the She-Box or guide her to the LCC. This is the way we spread the awareness. Construction workers they work through the night in very, very inclement weather and very uncomfortable situations. They are also sleeping in the construction site with small girl children. So they need that protection. The domestic workers, they need that protection. So please spread awareness amongst, you have domestic workers at your place, you have the house helps, tell them. If anything like that they face, they should go to the LCC and people will help them out. Limitation is 3 years, 3 months as has already been said from the last occurrence. So please do not wait till कोई ने आपको बोला जे हाँ जाके अभी कर दो नहीं, यू जब होता है तभी कर दीजिए और कंटिन्यूअसली होता है तो तभी कर दीजिए. लास्ट डेट तक आपका लिमिटेशन है और इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑल्सो. There is a process of conciliation, which means that only the lady, the aggrieved woman, if she wants to resolve it by conciliation, she can ask for it. The ICC members cannot say settle kar lijiye. The respondent cannot say I want to settle, okay, I will give her apology, हमने नहीं किया और नहीं करेगा ये. No. The lady has to say I want a conciliation. Only then can you ask for resolve it by conciliation.
There are interim measures. As you have received a complaint, what can you do if you understand that she is really perturbed? The man sits next to her. She work like that day after day, even if the proceeding is going on? Please transfer her out. Make an arrangement where she can sit in a different workplace, in a different cabin. The employer can ensure that she sits in a cabin close to him, where the other person who is the perpetrator does not get an access to tease her or further commit anything. Then the ICC should not pass any order. Please do not write we order. Hence we order that he shall be dismissed from service without any pensionary benefit, or he will be voluntarily retired without any. Don't do that, please. You can only say that it has been proved. You will give your supporting reasons. Recommend to the employer that this is what you can do. You will treat the harassment as a misconduct. Proceed against the person as per your service rules. You can give fine, and you can also say file an FIR. Registering an FIR is the duty of the employer after the ICC finds that there is the harassment has been proved. Now, from which stage should the employer go? This is the first round of inquiry. Like in a disciplinary proceeding, you have the inquiry officer. The inquiry officer gives a report, then they answer to the report, then you give a second show cause notice, and then the whole thing is. The first stage is this stage. The report comes, you ask the person, this is the recommendation, why steps should not be taken against you, and we propose this punishment. From that stage, the employer starts functioning. Now, the Supreme Court in Aurelia Fernandez versus State of Goa has already outlined and giving directions every day. So if all of you who are involved in this, constitution of the LCCs, the nodal officers, the district officers, the ICC members, please go through those directions. They are eye-openers, and if you follow those, you will be abiding by the legal requirements, so that nobody can, if you come to a finding also, it cannot be just set aside in appeal or by the High Court in a writ, saying that no, these are the difficulties and procedural irregularities, it should go. So these are the issues that I have highlighted from my experience. And the biggest experience that I have had, most crucial, I will tell you, when this happens, the girl will have 50 other girls rushing to the ICC saying, oh, this has happened, very unjust, unfair, this, that. All right, we take the complaint, we calm them down, we give them a glass of water, we ask them we'll take it up. The time comes when she has to adduce evidence and nobody turns up. Not even the women who had supported her. They don't come, they refuse. Surprisingly, the male, the respondent against whom the allegation is there, the women come and support him, apart from his male colleagues. This is because even when a woman rises to an occasion and talks about a physical harassment or any kind of mental sexual harassment, she is taken to be a person of loose morals. She is identified. Why should, she's rising up and raising. This expression sexual is related to her character. This is the mindset that has to change. Just by coming and by filing a complaint, things don't change. She does not get any encouragement or support from her colleagues. And another thing, there are speakers who have said that there are no complaints in our workplace, which means we are working in a very safe and sound atmosphere and we are very happy. I am sorry. That is not the reality. The girls still do not think they can come up because they are afraid they will not get justice. The whole thing will be a whole mess which will be taken and used against her at some point of time. So
Even if they give a complaint, the boss says, why will you spoil your life? This is your workplace. You have a prospect. Take back the complaint. So non-reporting does not mean that the girl is safe. Non-reporting means we have failed in the system to give her that courage to come up and say that, yes, I know I will come up and I'll fight till the end, till I get justice. So these are the aspects which I have highlighted, and these are all from personal experience. The employees of this court, we have a complaint box near the registrar's office. We have notices where the helpline numbers are there, email IDs are there. Please write your complaint. Please go to somebody else. Whoever can help you write the complaint, can listen to you. Do not hesitate. We are there to redress your grievance. If we find that this is not the forum where you should come for the nature of complaint that you have filed, we will guide you in the proper way that you can proceed in any other forum. There can be sexual harassment, there can be misconduct under the law which is not sexual. So that distinction is there, we can help you to do that. And the last thing, even if a victim is dead, her heirs can come and file a complaint of sexual harassment. That is very, very important. माननीय न्यायमूर्ति अनन्या बंदोपाध्याय ने अपने भाषण में सभी हितधारकों से किसी भी शिकायत के निवारण की जिम्मेदारी उठाने की अपील की। Now I have been asked to summarize. Now what do you want me to do? After such a learning, educative session, instead of summarizing, do you want me to ask questions to see as to how far you have learned? Right? Let me see how far you have grasped. Because the entire legal provisions under the POSH Act had been very elaborately enunciated. So now we have 3 distinct parts. If we see, how can you say that there are 3 distinct parts? You would probably say the dispute is to be between the staff, right? The male staff and a female staff. So it's primarily between the staff. So there are the other people, just bystanders. When the dispute is brought to the notice or the knowledge of such bystanders, then only they are to act, right? But have you ever thought that each and every individual entity, right, has a responsibility to discharge? Now, if it is the employer, what should the employer do? It is the onerous task of the employer to educate each and every staff about their rights, irrespective of their gender, right? As far as the male are concerned, taking into consideration the 2 P words, prevention and prohibition. To a certain extent, they are synonymous, right? But nonetheless, you need to tell them that, look here, be careful. Mend yourself, control your sensitivities, right? So, why do you do that? Many of them are not even aware of their instincts and how they should control them. For a woman, it is instinctive. As a girl, child develops, transcends into the age of puberty, adolescence, instinctively can realize the look of a person. To be more candid, the look of the opposite sex, right? There are people, I would tell you very, very, very clearly and distinctly. Few of them
at one point of time, at that particular age, enjoys the attraction, right? I'm beautiful, I'm being praised. And they tend to forget the distinction, not only of the good touch and a bad touch, it also has to do with the sight even, as to how you are perceived. What is the perception of other person towards you? Whether you are seen or looked at with affection, or a project, an object of lust, right? It is incumbent upon a woman to inculcate that feeling into herself, to distinguish from the very inception. Then only she can act instantaneously. She need not wait for anything. She need not wait the matter to get aggravated. So that instinct has to come to a girl, or for that matter a woman, the moment she understands that I have been approached not with purity of senses, right? There is an ulterior motive. There is some kind of objectionability which affects that woman, not only in a workplace, every other place where the woman goes. So the moment you have instilled in yourself that sense of dignity and to protect your own demeanor, you can act in not only instantly, without fear. Without fear. There are situations, no one can deny, out of compulsion, right? To go against a superior authority and lodge a complaints requires a lot of courage, because at the back of the mind, you know that if I take this step, and if there's a coterie acting against me, I may lose my job. I might as well lose my job, because those coteries are always strong, right? As my Lord said, that when the complaint is lodged by the woman, with passage of time, there is no corroborative evidence. Nobody comes to support her. You know, so many factors evolve, so many situations emerges. We don't even know as to how and in what capacity people are allured. Okay, fine, you are supporting her, you might as well lose your job, right? So it's very important that there's a generation of camaraderie between the women's staff of an organization. They should be working as a team, not indignifying the other lady or other woman. Okay, fine, इसके साथ हो गया, हम तो बच गए. और अगर इसके साथ जो हो रहा है, उसमें हम भी थोड़ा चकमा डाल दे, तो हम तो बच निकल लेंगे. या फिर वो गई तो गई, उसके जाने से हमारे को तो फायदा होगा. I'm telling you something crudely practical. No one can deny. None of you can deny here. Right? So, not only do we need to go through the strict provisions of law, we need to assess each and every circumstance in its proper perspective. हम आपको एक इंसिडेंट बताते हैं. हम कोई नाम ले लेंगे, हम कुछ ना कहेंगे, लेकिन वो हादसा जो है ना, वो मेरे अंदर ना एक आप बोल सकते हो कि इनक्यूरेबल पस होता है ना, उस तरह से भरा है. हमारी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, दूसरी जगह पे, हम डिस्ट्रिक्ट का नाम भी नहीं लेंगे, हम जगह भी नहीं बोलेंगे, हमारा ट्रांसफ़र ऑर्डर निकल चुका था, हमारे को जाना था. तो हम 2, 3 या 4 दिन के अंदर I was to leave that place, right?
a male staff comes to me accompanying a lady staff, right? And tells me that before you leave this district, you get her transferred to another court. I said, now I have, finished off, done with my administrative work. There are 2 to 3 days left. Why do you need to get her transferred just now? What were you doing earlier? So then both of them quite hesitated. I said, is there any issue? Tell me. Then I was told that that staff had been humiliated, had been, in accordance to the definition of the phrase sexual harassment as per section 2N, was subjected to sexual favors, colorable statements, etc. And she tolerated that for a considerable period of time. So I asked her that I have been here for such a long time, what prevented you from coming to me, or for that matter, lodging a complaint? What prevented you? She told me that she had revealed it to another lady, right? A senior, a presiding officer of a court. And that lady said, no, you can't do it. If you do this, it will be stigmatizing that particular person. That fellow had a family. Please don't do it. And then what that lady did was, went to the concerned person who was into this act, threatened him, blackmailed him, right? That if you don't give me these kind of advantages, I will expose you. I will expose you. Now just imagine a lady sitting in a very good position of authority takes an advantage of a victim, the timid girl. I still remember her physical construction as frail, she was shaking, she was trembling. The moment she came to know that I was getting transferred out, she lost her senses, she came and started crying. Then I said, why didn't you tell me that you have been through this? You should have told me. Then she said, I was afraid that I will not be believed. The other one must come and tell you something against me which you will believe. I said, that I can do at this moment also. How do I know? You want a better place to go? Where is the proof that this has been done to you? Then the lady had shown me the mobile. Those days, we didn't have those, smartphones. I was shell-shocked. I was bewildered. And I had no other option. I said, okay, fine, you give me a complaint in writing. Unless and until you give me something in writing, how am I going to pursue? Maybe I'll recommend, maybe I'll give my opinion. She was so intimidated, she didn't do that. Fair enough, I had no other option but to get her transferred to another court, called the presiding officer of that court, explained things to her and told her, you protect her, take care of her. Till date, it pricks me, it bugs me that situations at times get so worse
that even with best of your intention, you can't do anything. So that is a situation which you might encounter in different and myriad forms, right? You have to come out of it. So there is the role of the employer to evaluate situations, to make them understand that there is an atmosphere where, devoid of hostility, devoid of any kind of intimidation, you can work at par with any other male. Now the ICC Constitution, right? ICC Constitution can be at any place, as you know, by the Act. So don't you think that proper discretion, discernment and diligence should be exercised in choosing the members also? In choosing the members also, and their credibility. No one knows as to how. If there is a difference of opinion as far as the recommendation is concerned, then what do you do? So that point is to be kept in mind as to the number of, now it should not be less than 50% of women. That is what the law says. And irrespectively of a government office or a private office, you will have to constitute the IC. Earlier it was ICC, now it's IC. Earlier it was LCC, now it's LC. So less than 10 LC. Now, district magistrate, right? District magistrate can be fed with information. So it is very important to even tell the IC members, please don't be biased and don't see with your ears, right? Somebody comes and tells something against the woman that she is in the habit of lodging complaints, she is like this, she is like that. अरे भाई, अगर कान से देखना है तो हमारे को तो एविडेंस एक्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना? वहाँ पे तो बोला गया है ना, hearsay evidence is no evidence. हमारे को चाहिए ही नहीं फिर तो एविडेंस एक्ट, हमारे को चाहिए ही नहीं फिर कोई आइन, अगर हमारे को कान से देखना है तो as a member of a committee, or for that matter all the members of a committee, पहले सुनना चाहिए और किसी दूसरे की बातों पे तीसरे को यकीन, उसके ऊपर यकीन करके तीसरे को जज नहीं करना है. So this also should be imparted to the members, कि when you are functioning as a unit of the IC, the principle of natural justice or the alterum partem should be maintained to its core. ये औरत आ गई, किसी ने आके बोल दिया ये तो झगड़ालू है, ये तो ऐसी बोलती है वैसी बोलती है, तो उसका परसेप्शन चला गया, सबने मान लिया कि हाँ ये तो झगड़ालू है. किसी का कोई भी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन हो सकता है. Like when you are addressing the court, you have a particular demeanor. You go back home, you deal with your family members, you have a different way of expressing yourself, right? When you are teaching in the school, you have a different way of expressing yourself. ठीक है, ज्ञान ज़्यादा देने गया अपने माँ बाप को, थप्पड़ मिलेगा तुमको ही, है ना? So, who knows? There must be a protective shield for a lady when she's going to a workplace. One can be very assertive. The assertiveness of that person cannot be construed to be her aggressiveness. मान लो कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो, एसपी साहिबा एडमिनिस्ट्रेशन में है ना? पूरा डिस्ट्रिक्ट के जितने सारे ऑफिसर्स को उनको कंट्रोल करना होता है कि नहीं मैडम? ठीक है, आप अगर किसी से
बड़ी मीठी मीठी बातें करोगी, मानेगा आपको? You have to project yourself authoritatively. हाँ जी भैया जी आप ये कर दो, वो उस दौरान उसी वक्त वो सोचेगा ये तो बंदी बड़ी वीक है यार, हम इसका बात क्यों माने? But when you are exercising your dominions, not in the negative parlance, right? Your authority within the limits that have been provided to you by the statute or for the purpose, the duties and responsibilities attached to your post, उसको exceed करने का नहीं, उसको exceed किए बिना जब आप ये कर रहे हो तब आप देखोगे कि आपका सारा का सारा काम जो है ना ठीक से हो रहा है। अब इसी को लोग बोल सकते हैं बहुत कड़क है भाई, वो हो गया काम तमाम, बहुत कड़क है। अरे भाई जो कड़क है वो तो काम भी तो कर रही है, काम तो आपसे एक्सट्रैक्ट कर रही है, काम तो आपसे निकाल रही है। सो यू कैन नॉट जस्ट सिंपली जनरलाइज अ पर्सन। तो ये भी देखने वाली चीज़ है। कोई बाकी बोलता है ये ऐसी है, ये तो ऐसा करती है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे के बातों पे किसी तीसरे को जज कर लो और किसी दूसरे के बात को यकीन करके किसी तीसरे को उसका पूरा एकदम ज़बरदस्त अपना प्रोनाउंस कर दो ऑर्डर। दैट्स नॉट डन। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अपार्ट फ्रॉम the legal provisions, the ICC committee should function unbiasedly, with precision, with empathy, right? किसी को मालूम नहीं क्या है, सच्चाई क्या है, जब तक आपके सामने दो पक्ष आके अपना बयान ना रखे, right? और ये तो सारे को मालूम ही है कि आपको जगह जगह पे उसकी क्या करनी चाहिए। बताइए साहब, पॉश एक्ट के बारे में। हाँ, पर्चे वाला, पर्ची में आप क्या लिखोगे? उन सब के नाम दे दिए, उनका डिटेल्स दे दिया, उनकी आईडी दे दी, उनका फ़ोन नंबर दे दिया, ठीक है। और मेरे दिमाग में एक आया है, वो आता रहता है, अभी हम बैठे बैठे सोच रहे थे कि अगर आप अपने ऑफिसेस में ना थोड़ा पैम्फलेट्स बनाओ और उसको इंडिविजुअली सब में सर्कुलेट करो, वो तो कर सकते हो। उसमें एक अपना एक पर्ची निकाला, उसमें पॉश एक्ट क्या है, राइट? उसमें कौन कौन सा सेक्शन है, किसको ये मदद मिल सकता है, किस किस दौरान किस किस को वो अप्रोच कर सकता है, ये एक आपने बना लिया। आपके पास गवर्नमेंट के पैसा तो कोई कमी है नहीं, मैम भी आप कर सकते हो, स्कूल्स और कॉलेजेस में जो भी कोई है वो बना सकता है। सो इट विल बी अ रेडी रेकनर, ठीक है। हाँ, ये एक्ट ने बोला है कि आपको जनरल अवेयरनेस करना है। टाइम टू टाइम यू हैव टू ऑर्गेनाइज these kind of get together, these kind of meetings for propagating, for educating and spreading awareness, ठीक है। But along with this you can contemplate as to whether you can devise this or not. वो थोड़ा बना के आप सर का भी हेल्प ले सकते हो, DLSA वाले सर, उनका भी ले सकते हो। बंगाली में लिखा, हिंदी में लिखा, अंग्रेज़ी में लिखा, तमिल में लिखा, है ना, जिसका जिसका जैसे जैसे लैंग्वेज है उसको लिख के वो आप स्प्रेड करा दो, सबको बता दो। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आजकल के ज़माने में सब इतना बिजी है, हर कोई को टाइम नहीं मिलेगा खड़ा होकर देखने का ये है क्या, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो वो भी आप कर सकते हो, जस्ट फॉर जनरल अवेयरनेस। ओके, देन कम्स दी टाइम पीरियड। तो कंप्लेंट किसी के साथ होना है, मैडम आपके साथ कुछ हादसा हो गए, आप कितने दिन में फाइल करोगे? मैडम आप 3 months। मान लो कि आपका 3 months में हुआ नहीं, फिर आप क्या करोगे? तो मतलब आपको देखना है वेदर इट्स अ वन स्ट्रे इंसिडेंट, एक बार ही हुआ है, या इट्स अ कंटिन्यूइंग वन। तो अगर कंटिन्यूइंग है तो फिर आप क्या करोगे? आपने सहा,
मान लो आपने सहा, आपने सोचा ये बंदा सुधर जाएगा, सुधरा नहीं, बढ़ता चला गया, आपका टॉलरेशन लेवल के बाहर हो गया. तो द मोमेंट यू फील इट हैज एक्सीडेड दैट लिमिट, तभी जाके आप क्या करोगे बताओ? हाँ, कंप्लेंट लॉन्च करोगे. ये जो माय लॉर्ड ने बताया शी बॉक्स, आपको मालूम है शी बॉक्स है क्या? क्या है शी बॉक्स? हाँ, ऑनलाइन कंप्लेंट बॉक्स. तो वो ऑनलाइन कंप्लेंट्स बॉक्स को आप किस तरह से एक्सेस करोगे पता है? नहीं पता. हाँ, तो आप कहाँ काम करती है मैडम? आप काम नहीं करती. तो हमारे यहाँ पे कितने स्टाफ है जो काम करते हैं? तो अगर शी बॉक्स चलाना कैसे है नहीं पता, तो आप जाके एम्प्लॉयर से पूछो कि बस हमको बता दो कि हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे. हाँ, सबने बोला कि आई विश द एंटायर कंट्री बिकम्स लाइक अंडमान एंड निकोबार विदाउट एनी कंप्लेंट, राइट? ऐसा अगर होता है, और मैडम ने जो बारीकी से बोला है कि आप सहते रहते हो, रिपोर्ट नहीं करते हो, क्योंकि रिपोर्ट करने के पीछे ये जो कारण है, कुछ तो मैंने बता दिया, और भी सारे हैं. चलो वक्त, रात निकल जाएगी. तो कुछ ना कुछ तो मन में होता है, डर. और डर सबसे पहले किस चीज़ से होता है? ऑफ लूजिंग योर वर्क, विच इज़ डायरेक्टली अफेक्टेड टू योर लाइवलीहुड, family. And you know what? People take advantage of your weakness. And for that matter, a woman needs the support and assistance of the co-workers. अब ये तो figmentary हो जाएगी. You know, expectation will be futile that you can generalize and you can morally get the support from everybody. क्योंकि ये तो रैट रेस चल रहा है. हर बंदा खुद को ज़्यादा एफिशिएंट प्रूफ करने के चक्कर में है. तो उसका पहला काम क्या होता है? भैया दूसरे को काटे तो हम आगे निकले, राइट? तो इस तरह से अगर एक बंदा कट गया, हमारी तो बल्ले बल्ले हो गया, राइट? सो दैट काइंड ऑफ टीम स्पिरिट, फेलो फीलिंग, दैट सिस्टरली फीलिंग, आई डोंट नो whether it can be generated. If at all it is generated, I will say the victim who has been able to do that is blessed. Staff को यह एहसास दिलाना है कि you are in a safe environment, you are being protected. You know, whatever you go forward, nobody will judge you contrary to what right you are claiming. ठीक है, ये सब उसको एहसास दिलाना है, उसको सपोर्ट करना है, उसमें वो ताकत जताना है कि नहीं, आई विल नॉट बेयर दिस इंडिग्नेशन, दिस ह्यूमिलिएशन. इट नॉट ओनली अफेक्ट्स योर बॉडी, योर माइंड, योर फैमिली, एवरीबडी, राइट? एंड देयर आर अदर एंसिलरी इश्यूज अटैच्ड टू इट. लोगों का कहना तो होता ही है, क्योंकि लोग तो है ही कहने के लिए, कुछ भी बताते रहेंगे. तो उसका जो एक बोझ है ना, बर्डन, बिकॉज यू कैनॉट गो एंड एक्सप्लेन योरसेल्फ टू एवरीबडी. जो आपने झेला, जो आपने महसूस किया, वो कितना आपको पेन देता है वो आप ही जानते हो, है ना? जब आप गिर जाते हो, आपकी टांग टूटती है, ये खून निकलता है, वो उसका दर्द कोई दूसरा बंदा नहीं समझेगा जो गिरा नहीं है. So that is also an immense stress upon a persona, कोई भी औरत के लिए, क्योंकि that person has to put वो औरत को घर में जाके, वर्क प्लेस पे वो ये सब फेस कर रहा है, घर में जाके उसके पति को देखना है, बेटे को देखना है, सास को देखना है, अपना खुद का फैमिली है. It's being ripped apart mentally, has to, you know, put in a countenance that she's very happy, where inside there is immense turmoil, inexplicable, she can't express.
तो बट दैट नीड्स not only sensitivity, it needs your sensibility also. So ये environment, ये assurance अगर employer नहीं दे पाएगा तो उसका क्या होगा? उसका penalty लगेगी. कितने का लगेगा? बताओ? 50,000. तो ये भी employer को एहसास होना चाहिए कि अगर हमने अपना ड्यूटी सही तरीके से डिस्चार्ज नहीं किया तो हमारे ऊपर पेनल्टी लग सकती है. एम्प्लॉय बोलेगा बड़ा पैसा है भाई, ठीक है 50 दे दिया, बट इट विल बिकम अ प्रेसिडेंट. इट विल बिकम अ प्रेसिडेंट. इट विल बी अ फ्लॉ ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर working in administrative capacity to have not complied with these statutory provisions. Right? So the employer itself should also be aware that these are my duties, I need to discharge it accordingly. It is something to do across the board. ऐसा नहीं भैया उसके साथ हो गया, बाप रे बाप हमारे कोई झमेले में नहीं पड़ना, हम तो खिसक ले. ऐसा ही होता है ना क्या मैडम? यही होता है, यही होता है. ठीक है, तो create that womanhood. Don't assume, don't listen to what others are saying. You don't know the reality, right? तो जब तक ये womanhood का strength एक दूसरे में generate नहीं होगा तब तो बहुत difficult. हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं होता है, ये होता है. I have seen कि बंदा अगर वुमन भी भाग गया है ना, कोई मेल बंदा आके खड़ा हो जाता है, ऐसा भी होता है. तो लेट्स नॉट बी वेरी वेरी pessimistic. We need to be optimistic. We need to be more and more objective because we have got a very good statute where you can take its assistance to get your rights and save yourself from any kind of immoral activities, whether it's mental, physical, or whatever. But at the same time, do not use it as a weapon, right? Do not use it as a weapon for vengeance against somebody, to take revenge. ये women dignity सही माने में restore करने के लिए, uphold करने के लिए पॉश का इस्तेमाल करो, किसी बंदे को फंसाने के लिए मत करो.